हिंदी क्लब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का हिस्ट्री यानी इतिहास पार्ट 2 नए राजा और उनके राज्य इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। बड़े भूस्वामी यानी जिनके पास बहुत अधिक भूमि थी और योद्धा जो युद्ध करते थे वो लोग अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं। उनसे राजा लोग होते थे वो उम्मीद लगाए रहते थे कि वो अपने स्वामी को लाकर उपहार दें। उपहार में कुछ भी, जैसे कंबल हो, आप लोग को बताया गया था एक बार, कंबल यानी जो जिस तरह का व्यवसाय करता था उस तरह का उपहार ला के राजा को दे। उनके दरबार में हाजिरी लगाए, यानी आके उनके दरबार में क्या करे, हाजिरी भी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, जब अधिक उनको क्या होने लगा था, सत्ता मिलने लगा था यानी उनका मान बढ़ने लगा था, तो वो लोग अपने आप को क्या समझने लगे थे, महासामंत, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। वो लोग राजा के हित में कार्य करते थे, राजा के लिए उपहार लाते थे और दरबार में पर डे हाजिरी उनको लगाना होता था। तो वो लोग कभी कभी क्या करते थे, सोचते थे कि हम लोग राजा के इन नियमों कानून से क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा 15 के, जो एलोरा का गुफा है वो 15वां गुफा है। उसके भित्ति चित्र में विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। ये किस काल की कृति है, तो राष्ट्रकूट काल की कृति है, राष्ट्रकूट काल की। एलोरा की गुफा, आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा कि एलोरा की गुफा 15 में किस भगवान की भित्ति बनाई गई है, तो विष्णु भगवान की। उसमें किस भगवान का फिगर बनाया गया है, तो विष्णु भगवान का, जिनका नरसिंह रूप में दर्शाया गया है वहाँ पे। और यह जो है किस काल की कृति है, तो राष्ट्रकूट काल की कृति है। यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि राष्ट्रकूट काल की कृति जो है उसमें कौन से भगवान का फिगर बनाया गया है, तो और एलोरा की गुफा 15 में, तो वहाँ आंसर हो जाएगा विष्णु के नरसिंह अवतार का फिगर वहाँ पे बनाया गया है। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। क्या हुआ कि जब 8वीं सदी आई उसमें राष्ट्रकूट प्रधान जो थे वो दंती दुर्ग थे, उन्होंने चालुक्य स्वामी की अधीनता यानी उनके अधीन होना, उसको उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया। उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। उसको उन्होंने क्या कर दिया, हरा दिया और एक हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया। जब ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याचक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। यानी कि जब ये यज्ञ, हिरण्यगर्भ यज्ञ हो जाता था, ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कर लिया जाता था, तो दूसरे वर्ग के, मतलब दूसरे जाति के लोग भी क्षत्रिय वर्ग में आ जाते थे। उनको क्षत्रिय लोग कहने लगते थे, क्षत्रिय वो लोग बन जाते थे। कदम मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। जो कदम मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, ये दोनों क्या थे, ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने क्या क्या, ये यज्ञ किया और क्षत्रिय की उपाधि धारण कर ली। करें यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि उन्होंने अपनी परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। उन्होंने क्या किया, शस्त्र को अपनाया। चोल वंश,
तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। तमिलनाडु में जो शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेख हैं उनमें करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। इन करों में सबसे अधिक उल्लेखित शब्द वेटी यानी जबरन शर्म और कदमाई भू राजस्व, मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता था उस पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाले कर। कह रहा कि जो चोल वंश था ना उसके करों का जो 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिला था उसमें वेटी यानी जबरन श्रम, उन लोगों को क्या किया जाता था, ज़बरदस्ती श्रम करवाया जाता था यानी ज़बरदस्ती मेहनत करवाया जाता था। और उस समय क्या होता था कि यदि कोई अपने पिता का राज्य संभालता था, जैसे कि उत्तराधिकारी बनता था, तो उस पर भी उसे कर देना पड़ता था। किसी ताड़ के पेड़ पर अगर सीढ़ी लगा के इस्तेमाल किया जाता था तो उसके लिए भी क्या किया जाता था, कर दिया जाता था। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं। जो प्रशस्ति है उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ लिखा है वो सत्य ही लिखा हुआ है, क्योंकि क्या होता था कि जब लोग प्रशस्ति अपने राजा के कहने पे लिखते थे तो उनके तारीफ में कुछ बातें अपने तरफ से भी लिख देते थे, कुछ राजा के कहने पे भी लिख दिया करते थे। तो ये कह रहा है कि सब कुछ उसमें सत्य ही नहीं है। प्रशस्तियाँ हमें यह बताती है कि खुद को राजा कैसा दर्शाना चाहता था। जो प्रशस्ति है उसको पढ़ के हमें मालूम चलता है कि राजा अपने आप को किस तरह से दर्शाना चाहता था। मिसाल के लिए शूरवीर, मिसाल के लिए वो खुद को किस रूप में दर्शाता था, तो शूरवीर के रूप में, विजयी योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। जो ये प्रशस्ति थी ना वो विद्वान ब्राह्मण रचते थे, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे, जो अक्सर क्या करते थे, प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। उनके कामों का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। आंध्र यानी सैंधव, सिंध यानी विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे सभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। यहाँ पे नागभट्ट का वर्णन किया गया है कि सिंध महाराष्ट्र का एक हिस्सा, उड़ीसा यानी कलिंग उनका एक हिस्सा, इस पर जो ये नागभट्ट थे राजकुमार थे, उस समय इन राजाओं पर ये क्या किए थे, विजय प्राप्त कर लिए थे। यानी उनके आगे सभी राजा क्या हो गए थे, धराशायी हो गए थे जब वो राजकुमार थे। अभी वो राजकुमार थे तभी, यानी राजा नहीं बने थे, राजा के बेटे थे यानी राजकुमार थे। भूमि अनुदान, राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। जो राजा लोग होते थे वो ब्राह्मणों को क्या करते थे, भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे। जो राजा लोग थे वो ब्राह्मण लोगों को भूमि अनुदान करते थे, जो कि एक ताम्रपत्र होता था, उसमें लिखित होता था। जैसे कि आजकल जो भूमि हम लोग बेचते हैं या किसी भी चीज़ को अगर ख़रीदा या बेचा जाता है तो उसके लिए एग्रीमेंट बनता है ना, कोई कागज़ बनता है। उसी तरह से ये उस समय जब भूमि अनुदान होता था, राजा करते थे तो वो क्या करते थे, एक ताम्रपत्र पर अभिलिखित करते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। जिसको भूमि लेना होता था उसको वो दिए जाते थे। ताम्रपत्रों में लिखित संस्कृत और तमिल दोनों में की जाती थी। जो ताम्रपत्र होता था उसमें संस्कृत और तमिल दोनों भाषा में लिखावट होता था। कलहड़,
12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया। 12वीं शताब्दी में कौन सा काव्य रचा गया? तो बृहद संस्कृत काव्य रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। जिसमें जो कश्मीर पर शासन करते थे उन राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। इसे किसके द्वारा रचा गया? तो कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। इसने क्या किया? प्रत्यक्ष उसको समझा, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उस पे शिलालेख, दस्तावेज और इतिहासकारों का जो लिखा हुआ था उससे उन सारे स्रोतों को मतलब देखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए उसने इसे लिखा। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। वह क्या करता है कि शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। वह क्या करता है? उनकी प्रशंसा के बजाय उनकी आलोचना का रुख दिखाता है। इसलिए यह जो ग्रंथ था वो असाधारण ग्रंथ बन गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष। अब यहाँ देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष क्या होता है। गंगा घाटी के कन्नौज नगर, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। ये लोग क्या करते रहे? कन्नौज को लेकर आपस में ये लोग लड़ते रहे। चूँकि इसकी जो लड़ाई थी वो काफ़ी लंबी चली, 3 पक्ष इसमें थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। त्रिपक्षीय यानी 3 पक्ष था, इसलिए इसको त्रिपक्षीय बोला गया। तो क्वेश्चन में ये आ सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष कौन कौन से थे? तो गुर्जर प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट और तीसरा था पाल वंश। ये 3 पक्ष वाला था, इसलिए इसे क्या कहा गया? तो त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। सुल्तान। सुल्तान अरबी शब्द है। सुल्तान कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है, जिसका मतलब शासक होता है। जिसका मतलब क्या होता है? शासक। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध हैं। जो अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद हैं वो ऐसे शासकों में सबसे क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। सुल्तान मोहम्मद का मुख्य निशाना थे संपन्न मंदिर। उसका जो मुख्य निशाना पर था वो क्या था? तो वो संपन्न मंदिर था, उस पर उसका मुख्य निशाना था, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था उसमें भी वो शामिल था। सुल्तान मोहम्मद को जो धन की प्राप्ति हुई उसका बड़ा हिस्सा उसने गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया। वो उसका टारगेट था क्या? तो जो संपन्न मंदिर है वो, और उसी का धन लेकर उसने क्या किया? तो गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण करने में उसको खर्च किया। सुल्तान मोहम्मद ने अपने इस कार्य का लेखा जोखा का कार्य अल बेरूनी नामक विद्वान को दिया। उसको क्या किया? अल बेरूनी नामक विद्वान को दिया। इसका क्या करने के लिए? लेखा जोखा करने के लिए। अल बेरूनी के द्वारा अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसका जो लिखा गया किताब है वो है अल हिंद।
जो इतिहासकारों के लिए आज भी महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी उसमें वो जो लिखा था वो इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बना। चाहमान, चाहमान जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए, जो चाहमान थे वो बाद में किसके रूप में जाने गए, तो चौहान के रूप में जाने गए। यहाँ देखिए चाहमान है और ये लोग बाद में जाकर चौहान के रूप में जाने लगे। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। ये लोग दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में क्या करते थे, अपना शासन करते थे। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज। क्वेश्चन हो सकता है आपका कि चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा था, तो चाहमानों का सबसे प्रसिद्द राजा था पृथ्वीराज। याद रखिएगा, चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज तृतीय, जो 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हारा गया। दूसरे ही साल क्या हो गया, वो हार गया 1192 में। अब पढ़ते हैं उरैयार। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटरियारों को हराकर क्या हुआ, इरैयार जो चोल वंशीय प्राचीन मुखिया का परिवार विजयालय ने 9वीं सदी में मुटियारों को क्या कर दिया, हरा दिया। उसको हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसे हराकर उन लोगों ने क्या किया, इस डेल्टा पर अपना कब्जा जमा लिया। उन्होंने इस पे अपना कब्जा जमाया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। उसने वहाँ पे क्या किया, देवी का मंदिर बनवा दिया। कौन सी देवी का, तो तंजावुर शहर और निशंभ सूदिनी देवी का वहाँ पे मंदिर बनवा दिया। यहाँ पढ़ते हैं राजराज प्रथम। ये भी एक शासक थे। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था, तो राजराज था। याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली शासक चोल वंश का कौन सा था, तो राजराज प्रथम था। 985 में राजा बना, वह 985 में राजा बना। उसी ने ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। ज़्यादातर क्षेत्रों पर उसने क्या किया, अपने नियंत्रण का विस्तार किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम, राजराज के पुत्र कौन थे, राजेंद्र प्रथम थे, जो कि चोल वंश के थे, ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। जो उनके पुत्र थे वो गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। इन अभियान को जीतने के लिए उसने एक कैसी सेना बनाई, तो उसने एक जल सेना बनाई। जो ध्यान देने योग्य बात है, जो इस पर ध्यान देने योग्य बात है, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोडचोलपुरम के बड़े मंदिर, तंजावुर और गंगई कोडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि की एक चमत्कार है। ये मूर्तिकला की दृष्टि से एक क्या है, चमत्कार है। यहाँ पढ़ते हैं चोल मंदिर के बारे में। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। जो चोल मंदिर थे वो आसपास की जो मंदिर थे वो बस्तियों का विकसित केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हुआ।
ये जो मंदिर थी वो शासकों और अन्य लोगों द्वारा जो भूमि थी वो दी गई थी, उससे ये क्या हुआ, संपन्न हुआ। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होता थी। वो जो भूमि था उस मंदिर में जो लोग रहते थे उनके ऊपर इसका जो अनाज होता था और जो इसकी उपज होती थी उन पे वो खर्च होता था। जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे, जो मंदिर के आसपास में रहते थे और मंदिर के लिए काम करते थे, उन्हें ही उस भूमि का उपज मिलता था। जैसे कि पुरोहित हो गए, मालाकार हो गए, बावर्ची हो गए, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि, इन लोगों पर इस भूमि का उपज खर्च होता था। चोलकास्य प्रतिमाएं। चोलकास्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई। इस प्रतिमा में देवी देवता का प्रतिमा तो था ही, लेकिन उसमें भक्तों की भी प्रतिमा बनाई गई थी। यहाँ पढ़ते हैं उर। किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। जो किसान लोगों की बस्ती होती थी उनको यहाँ पे उर कहा गया। नए साम्राज्य में उनको क्या कहा गया, उर कहा गया, जो सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। जो खेती के साथ क्या हो गई थी, बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गाँव के समूह को नाडू कहा जाता था। यानी जो संपन्न गांव होते थे उसके समूह को क्या कहा जाता था, तो नाडू कहा जाता था। यहाँ पे है उसके समूह को नाडू कहा जाता था। जो संपन्न थे उन्हें ही नाडू कहा जाएगा। अब यहाँ पढ़ते हैं वेल्लार। वेल्ला जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। कहता है कि वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में, जो धनी किसान हैं वो केंद्रीय सरकार के देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। नाडू के कामकाज में इनको अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार जिसको प्रधान कहते हैं, अरैयार का मतलब प्रधान होता है, जैसी उपाधि दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद प्राप्त किया। क्या किया, उन्हें वो महत्वपूर्ण राजकीय पद भी प्राप्त हो गया। यहाँ देखते हैं हम भूमि के प्रकार। उसमें भूमि के प्रकार कैसा था उसे देखते हैं। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। जो चोल अभिलेख है उसमें विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। तो वेलन व गाई है, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। जो वेलन गाई बोला जाता था वो गैर ब्राह्मण किसान की भूमि होती थी। उसके बाद है ब्रह्मादय। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। जो ब्रह्मादय है वो ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी भूमि, उसे ब्रह्मादय कहते थे। शालाभोग, यहाँ है शालाभोग, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे शालाभोग बोलते थे। देवदान तिरुनमटुकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। उसके बाद है पलिचंदम जो जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि थी। जो जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि थी वो थी पलिचंदम। अब यहाँ पढ़ते हैं ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मोदय प्राप्त हुआ। जो यहाँ हम लोग ब्रह्मोदय के बारे में पढ़ें। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण अस्तित्व में आए। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर
से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है, इस बात का उसमें सविस्तार वर्णन किया गया है। ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था, यानी ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था, इस अभिलेख में इसका सविस्तार वर्णन किया गया है। उत्तर में रूर अभिलेख। उत्तर में रूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए क्या अनिवार्य है? सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए। कह रहा है जो सभा के सदस्य के लोग जो इच्छुक थे, ऐसी भूमि का स्वामी उनको होना चाहिए जहाँ से भूराजस्व वसूला जाता है, जहाँ से भूराजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। जो उत्तर मेरूर अभिलेख है उसमें ये बताया गया है कि इस सभा का सदस्य जो है वो उसके लिए क्या क्या अनिवार्य है, मतलब क्या क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। तो उसका उम्र होना चाहिए 35 से 70 के बीच में। जैसे कि आज भी वोटिंग करने के लिए बहुत से रूल्स होते हैं, उसी तरह से उस समय भी ये रूल्स थे इन लोगों के लिए। अब पढ़ते हैं हम तांग राजवंश। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7 से 10 सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान, इसकी राजधानी जो थी सियान, यानी तांग राजवंशों की राजधानी कौन सी थी? तो शियान थी। दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, वो दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय और जापानी, कोरियाई आया जाया करते थे। तांग राजवंश परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। इस परीक्षा में जिसको इच्छा होता था वो बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। कुछ बदलाव के साथ ये 1911 तक कायम रही। यहाँ देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान से संबंध रखते थे। जो गुर्जर प्रतिहार थे वो गुजरात और राजस्थान से संबंध रखते थे। दूसरा है राष्ट्रकूल का संबंध पश्चिमी दक्कन से था। तीसरा है पाल का संबंध बंगाल से था। चौथा है चोल का संबंध तमिलनाडु से था। त्रिपक्षीय संबंध में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूल और पाल वंश थे। तो आपके लिए मात्र एक क्वेश्चन है कि तंग राजवंश की राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आपके लिए एक नए वीडियो लेकर, और तब तक के लिए देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।